जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा विज्ञान। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है, तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा और आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से टॉप 100 प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है हिंदी के लिए और बिल्कुल टॉपिक वाइज हम 1 बाय 1 करके वहां पर वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप प्लेलिस्ट जाकर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, फिर हिंदी है, लेकिन पंजाबी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताना है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक एक प्रश्न याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत शासकीय भाषा को हिंदी भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है? तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। किसी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा स्थान वर्तमान में हो गया है। सॉरी, यहाँ पर चौथा है इंग्लिश, चीनी मंदारिन और हिंदी। तीसरा स्थान हो गया। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर हो गया है। लेकिन जब पूछा गया था प्रश्न 2016 में तो चौथे स्थान पर था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो पहले पे अंग्रेजी, दूसरे पे चीनी मंदारिन, तीसरे पर हिंदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर हिंदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा भास धातु से बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाषा भास धातु से बनी है। अगला क्वेश्चन है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा आपकी पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी है, राजस्थानी है, बिहारी है, लेकिन मराठी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठी नहीं है। नेक्स्ट वन है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था। अगला प्रश्न है बोली बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? उपभाषा बोलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? वह उपभाषा बन जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे पंजाबी को गुरमुखी में लिखते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो देवनागरी किससे बनती है? तो आपको बता दें देवनागरी का निर्माण आपका हिंदी, मराठी
और संस्कृत की मिक्स है। क्या है? हिंदी मराठी संस्कृत का मिक्स है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडा है। क्या है? मुंडा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड है। द्रविड़ परिवार की भाषा का नाम क्या है? कन्नड़ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। क्या है? वैदिक संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है? तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी है। नेक्स्ट वन है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। कन्नड़ लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है, दक्षिणी रूप में विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसकी वजह से इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विभाषा, विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंगिक भाषा के अंतर्गत आती है। आंगिक भाषा के अंतर्गत अशाब्दिक भाषा आती है। कौन सी? अशाब्दिक भाषा आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। याद रखिएगा, इसका ट्रिक है AMLS, यानी मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं। विभाषा, अगला क्वेश्चन है, विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। विभाषा कहाँ प्रचलित होती है? प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और आपकी हिंदी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। भाषा अस्थायी होती है। भाषा अस्थायी होती है किसकी? मौखिक। तो मौखिक भाषा जो होती है अस्थायी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रख लीजिए, यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, याद रखिए, यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। जैसे आपने बोल दिया तो वह अस्थायी है, कुछ देर बाद वह मिट जाती है, तो उसी प्रकार यह मौखिक भाषा अस्थायी होती है, इसका अस्थायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। मॉरिशस, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। चलिए अगला प्रश्न है, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। क्या है? चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी किस भाषा परिवार से संबंधित है? चीनी भाषा परिवार से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा एकाक्षरी किस भाषा परिवार से संबंधित है, तुरंत बताइएगा चीनी भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। यह भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किसका? भारोपीय परिवार की भाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था या अपभ्रंश विद्यमान था? किसका कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश विद्यमान था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा
बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट वन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश को वर्णित किया गया अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343 के तहत। देखिए यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप याद करिएगा जरूर, और यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात राज्य में सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा, यह सबसे अलग है। तो पूछेगा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा मराठी। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी नागरी भाषा में लिखी जाती है। देखिए देवनागरी को नागरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? देवनागरी को नागरी भी कहते हैं। इसके वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें ज़ीरो रेख का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं, इसकी वजह से यह स्टार इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किससे? ब्राह्मी लिपि से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है, यानी अक्षर इसमें रहते हैं। क्या है? इसमें अक्षर रहते हैं, इसलिए यह अक्षरात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ। किससे हुआ? कुटिल लिपि से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। और हम बात करें हिंदी वर्णमाला, आपको हमने पढ़ा दिया है, तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में कुल कितने व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने बोला कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो यह काका कालेलकर ने दिया था। किसने दिया था? काका कालेलकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे भैया? आचार्य नरेंद्र देव 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी की लिपि क्या होती है? तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, उसी प्रकार पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है।
चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी होती थी? तो उस समय होती थी अरबी और फारसी। कौन सी भाषा होती थी? अरबी और फारसी। जब मुस्लिम शासन चलता था उस समय जो न्यायालय होते थे उस समय उसकी भाषा क्या थी? अरबी और फारसी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। देखिए मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका और मॉरिशस चारों देशों की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में राजधानी के साथ यानी कैपिटल और करेंसी सभी को पेन डाउन आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर को कहा जाता है। किसको? सोस्यूर को कहा जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्यूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा होती है। क्या होती है? उच्चारण की सुविधा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी मूल को क्या कहा जाता है? भाषा संबंधी मूल को त्रुटि कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रुटि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। क्या अग्रणी है? वाइगोत्स्की अग्रणी है। क्या है? वाइगोत्स्की अग्रणी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी क्या है? वाइगोत्स्की अग्रणी है। चलिए अगला प्रश्न है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन विपर्याय का उदाहरण है। किसका? व्यंजन विपर्याय का उदाहरण है, यानी वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पुराना शहर है टकसाली। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। याद रखिए, टकसाली परिनिष्ठित भाषा, टकसाली परिनिष्ठित भाषा 2-3 बार कहिएगा, याद हो जाएगा। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति हो जाएगी जटिलता से सरलता की ओर। जटिलता से सरलता की ओर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है, क्या रहती है? निश्चितता रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता छिपी रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बैठेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, या क्विक रिवीजन है, इसको आप अच्छे से वीडियो को देखिए 1.25 करके या 1.5 के रेशियो में देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। कौन? भाषा वैज्ञानिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली में अनुवाद होता है? तो यह अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है। यानी हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली होती है उसमें मूलतः अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो यह अभिधात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो सुनिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो सुनीत कुमार चटर्जी बिल्कुल हैं, धीरेन्द्र वर्मा है, भोलानाथ तिवारी हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। कौन थे? डबल स्टार में शामिल करिए, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलता है या तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलता है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे।
चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से। किससे है? वस्तुनिष्ठ शैली से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और दोनों प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड हैं, इसलिए याद रखिएगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। चलिए और लास्ट प्रश्न है आज का कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी को मानेंगे, दक्खनी को मानेंगे, हिंदुस्तानी को मानेंगे, लेकिन मसनवी को नहीं मानते हैं। तो हिंदी शैली में कौन शामिल नहीं है? मसनवी हिंदी शैली में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने टॉप 100 प्रश्न को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और विश्वास मानिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे सीधे आपको डायरेक्टली प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।